एंड देन प्रोफिलैक्टिक मेजर ज़रूर लेनी है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक की असल चीज़ पे कि आपने इसको डायग्नोज किस तरह से करना है और आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। बहुत ही आसान है इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में अगर आप ये कहें कि आप क्लिनिकली इसको डायग्नोज कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ऑल्दो कि क्लिनिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल वो अनरिलायबल है, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं। क्लिनिकली भी हम बात करेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जहाँ से आपने पहचानना होगा अपना सिनेरियो भी पेपर के अंदर, केस भी, कि मसला क्या होता है, तो मसला ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन और टेंडरनेस जो है वो होती है। कहाँ होती है? इन काफ मसल। वैसे भी टांगें प्रेगनेंसी में सूजी भी होती हैं, लेकिन अगर यूनिलेटरल टांग और स्पेशली ये जो काफ, ये जो पिन्नी होती है, इस जगह से सूजी भी है और उसको बहुत दर्द है, और स्पेशली अगर वो यूनिलेटरल है, एक तरफ है, तो वो आपकी सस्पिशन को बढ़ा देता है। ठीक है, सो काफ के लेवल पे बहुत ज़्यादा पेन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, यूनिलेटरल है, ये काफ़ी है कि आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने नंबर 1 तो क्या करना होता है, कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड। ये जो कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड है ऑल्दो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन स्टिल हम जो है प्रॉक्सिमल थ्रोम्बोसिस नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। प्रेगनेंसी में जो है ये इतना ज़्यादा हमें वेन्स को विजुलाइज करने में हेल्प नहीं करता, लेकिन स्टिल जो है वो कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। और तीसरी चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है दैट इज़ वीनोग्राफी। वीनोग्राफी ऑल्दो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, आप उस वेन के अंदर एक कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हो और फिर उसके बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की मदद से देखते हो कि कहीं पे ब्लॉकेज है, थ्रोम्बस है, फ्लू किस तरह से है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर किया जा सकता है। ऑल्दो इन्वेसिव प्रोसीजर है, लेकिन ये बहुत अच्छी वेन्स की विजुअलाइजेशन बिलो एंड अबव नी हमें प्रोवाइड करता है। हालांकि कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड में आप सिर्फ प्रॉक्सिमल थ्रोम्बोसिस को देख सकते हो। सो एक तो हिस्ट्री है डायग्नोसिस में, कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड है और वीनोग्राफी है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने यहाँ पे थोड़ा सा जो आपकी बुक का सीक्वेंस ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसने यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को टच किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का जो सबसे मेन मसला ये होता है वो यही होता है कि ये थ्रोम्बस जो है ब्लड में ट्रेवल करके राइट एट्रिया में जाएगा और राइट एट्रिया से ये पल्मोनरी साइड पे जाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेगा। सो जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसको रिकग्नाइज अर्ली करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अर्ली रिकग्नाइज ना कर सके तो वो पेशेंट के लिए बहुत फेटल साबित होता है। उसके जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि ओबीज वुमेन है, उसको काफ टेंडरनेस है, साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ वो आ रही है, ब्रेथलेसनेस है और वो इंस्पिरेटरी चेस्ट पेन बता रही है। तो इसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इवन अगर बहुत मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो प्रेग्नेंट वुमेन कोलैप्स के साथ, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है और वो बेहोश हो गई है, कोलैप्स हो गई है, तो उसमें भी सस्पिशन रेज होता है हमारा। हम ज़रूर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिस्कस जहन में लाते हैं या आगे चल के भी पढ़ेंगे। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट है ना वो मज़ीद बढ़ जाती है। सबसे पहले आप उसकी ईसीजी करते हो, फिर आप उसका चेस्ट एक्सरे करते हो, फिर आप उसकी एबीजीज करते हो। ठीक है, इसके बाद मज़ीद इन्वेसिव जो वो है अल्ट्रासाउंड है, इस तरह वेंटिलेशन, परफ्यूजन, स्कैनिंग है वो हम कर सकते हैं। और सीटीपीए जो है कोरोनरी आर्टरी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। सो ये भी हम कर सकते हैं। सो अगर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म चला जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म में तो फिर हमारी जो उसको इन्वेस्टिगेट करने की लिस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो अगेन इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, प्रेगनेंसी इज़ अ हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। मजीद उसको जो ग्रेविड यूट्रस है वो प्रॉन करता है, साथ रिस्क फैक्टर हुए तो क्या ही बात है, अंडरलाइंग थ्रोम्बोफिलिया हुआ तो भी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। उसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम पेन और टेंडरनेस इन द काफ रीजन हो सकती है, लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि विदाउट सिम्टम भी आप उसको ज़रूर एक्सेस करें कि इस वुमेन में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कितना रिस्क है और उस हिसाब से आप उसको क्या देंगे, आप उसको प्रोफिलैक्टिक मेजरमेंट्स जो हैं वो देंगे। ठीक है, और डायग्नोसिस के लिए हमने कहा कि जी हाँ सिम्टम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और सिम्टम्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो हमने क्या करना है, कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड करना है और कॉम्प्रेशन अल्ट्रासाउंड के अलावा वीनोग्राफी। और अगर बिल फर्ज के अगर वो वुमेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन के साथ है और आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको मज़ीद एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी। अब लास्ट चीज़ आ जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ ये आती है कि आपने इस वुमेन को ट्रीट किस तरह से करना है। तो ट्रीटमेंट में एंटी कोएगुलेंट जो आपके जहन में आती है, जी खून में खून जमाने वाले हुलिये ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है हम उसको जमाने को कम करने के लिए एंटी कोएगुलेंट यानी कि वारफरिन ही देंगे। लेकिन आपने वारफरिन नहीं देनी होती, क्योंकि वारफरिन जो है प्लेसेंटल बैरियर जो है उसको क्रॉस करती है और बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेटल कॉम्प्लिकेशन विच इंक्लूड लिम और फेशियल डिफेक्ट और इवन इंट्राक्रेनियल हेमरेज कर सकती है। इसलिए वारफरिन एक नॉर्मल
नॉर्मल पर्सन को तो दी जा सकती है, वो भी हम नहीं देते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा INR और फ्ला मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, लेकिन प्रेगनेंसी में तो हमने बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स जो हैं ये दी जाती हैं। ये बड़ी अच्छी ड्रग हैं, ऑल्दो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं लेकिन मतलब बहुत बल्कि नहीं क्रॉस करती हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। कहीं मैंने पढ़ा कि करती हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में एज़ कंपैरिजन टू वारफरिन, लेकिन इसको आप देख लेना, इस बुक पे लिखा हुआ है कि नहीं करती हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके साथ साथ इनका ये फ़ायदा होता है कि हमें इनमें इतनी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वुमेन को जो है वो हम टॉट कर देते हैं कि इसको किस तरह से उसको सिखा देते हैं यूज़ करना है और इसको कंटिन्यू करना है। अब बात यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ही लेना है, बट आफ्टर डिलीवरी अगर वो चाहती है तो वो वारफरिन पे शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी या तो वो वारफरिन ले या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ले, दोनों ही ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, ठीक है। सो ब्रेस्ट फीडिंग में दोनों सेफ़ हैं, दोनों में से कोई भी ली जा सकती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश करें कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ही ले। कुछ एक और नई ड्रग आई हुई है, डायरेक्ट ओरल एंटी कोएगुलेंट, जिसके अंदर जो है वो फोंडापेरिनोएक्स और इस तरह से ड्रग्स हैं, लेकिन अभी उनको लाइसेंस नहीं किया गया कि उनको यूज़ किया जा सकता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएटेड इलास्टिक स्टॉकिंग्स जो हैं वो भी आपको एक DVT के बाद यूज़ करनी चाहिए ऑलमोस्ट 2 साल तक। तो ये बस आपका आसान सा ट्रीटमेंट है। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑप्स के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, कि प्रेगनेंसी में इसका रिस्क बढ़ जाता है, इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करनी है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वारफरिन नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी वो वारफरिन पे शिफ्ट हो सकती है। अब आपकी बुक के अंदर जो है वो एक बड़ा अच्छा चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को आप लोगों ने करना है, ऑल्दो मुझे तो पसंद नहीं था, ना मुझे आता था मेरे ज़माने में, लेकिन आप इस चार्ट को अगर करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। इसमें उसने बताया हुआ है कि एंटी नेटली हमने किस तरह से मैनेज करना है, एंड देन पोस्ट नेटली हम देखेंगे कि पहले कोई वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है तो वो हाई रिस्क पेशेंट है, उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रोफिलैक्टिकली लेनी पड़ेगी। हॉस्पिटल एडमिशन किया है, पहले एक उसका जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है, हाई रिस्क थ्रोम्बोफीलिया है, लेकिन उसको कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं है या इस तरह के कोई भी मसले हैं, तो वो फिर इंटरमीडिएट रिस्क है। लेकिन अगर दो बाकी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि वो बीज है, एज ज़्यादा है, पैरिटी है, स्मोकर है, वेरिकोज वेन है, लेकिन DVT नहीं है, तो 4 से ज़्यादा रिस्क हैं, तो इसको भी जो है वो हम प्रोफिलैक्सिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं। 3 से ज़्यादा 3 फैक्टर हैं तो 28 वीक से आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट MCQ आ जाते हैं, तो आपको ही पता हो कि प्रोफिलैक्सिस में आपने देना भी क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। पोस्ट नेटली भी हम देखते हैं कि यही हुआ है या पहला है, और एंटी नेटली उसने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लिया या नहीं, हाई रिस्क थ्रोम्बोफीलिया को इसकी बॉडी में है या नहीं, या लो रिस्क थ्रोम्बोफीलिया और फैमिली हिस्ट्री है तो भी वो हाई रिस्क होती है, और वो 6 हफ्ते तकरीबन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लेती रहेगी इवन आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। फिर इसी तरह के अगर उसका C-सेक्शन है, BMI ज़्यादा है तो वो इंटरमीडिएट रिस्क है, और उसमें हम देखते हैं कि अगर तो वो इंटरमीडिएट रिस्क है तो 10 डेज़ लेगी, और अगर कोई भी 3 रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर उसको जो है वो लेना पड़ेगा, सही है। और ये फिर वही वाले छोटे मोटे रिस्क फैक्टर। तो ये एक चार्ट है जो कि नाइस गाइडलाइन के मुताबिक है, तो एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना ताकि इसमें से कोई MCQ आए तो आप कर पाएँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने नया एक टॉपिक जो है सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर, उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस होंगी। इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।